हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आप लोग डेफिनेटली अच्छी तरह से अब तैयारी में लग गए होंगे अपने सीएसआर नेट जून 2024 की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। सो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेज के अंदर सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एक ऑफर प्राइस पे, जो कि 13,999, और जिससे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर होता है। उसमें से मैक्स टू मैक्स जो आपको चाहिए दैट इज़ 120 और 120 प्लस। सो 120 आपको टारगेट करना है, और वो 120 किस तरह से टारगेट करें, किस तरह से 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, डेफिनेटली सीएसआर नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, साथ साथ में एक स्ट्रैटेजी भी मांगता है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, सो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ में कुछ स्ट्रैटेजी भी आपको लगानी होगी, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है हमारे सीएसआर नेट के एग्ज़ाम का कि अगर उसको हम कंप्लीट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वो मांगेगा आपका। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है कि आपको कितने यूनिट्स करने हैं, किस तरह से एग्ज़ाम को आपको डील करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। सो डेफिनेटली पहली चीज़ जो है वो क्या है, आपको 120 प्लस टारगेट करना है। और 120 प्लस टारगेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो क्या है कि अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। सो रीड योर सिलेबस। नाउ इस सिलेबस के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके एमएससी बीएससी टाइम में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ बहुत नए टॉपिक्स नहीं हैं। बट इसके अंदर एक जो चीज़ एडिशनल है वो ये है कि उन्हीं टॉपिक्स का डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स का लगा करके, और उसके अंदर आपको लॉजिक लगाना होगा और उसकी बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरह का कुछ अप्रोच इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। सो नाउ इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने सिलेबस को सिलेक्ट करें। उसके अंदर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको, कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कौन से यूनिट्स आप छोड़ सकते हैं। सो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। नाउ टोटल 13 यूनिट्स गिवन है CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए। 13 यूनिट्स आपको गिवन है और उसके अंदर से आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं। नाउ 3 पार्ट हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए जो है वो मैथ्स और जो एप्टीट्यूड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके अंदर 15 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 20। सो पार्ट बी जो है ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड पार्ट है, जिसके अंदर आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50। नाउ जो पार्ट बी है ये पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। नाउ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशंस या कोई फॉर्मूला उससे रिलेटेड कुछ लिंक्ड जो भी कंटेंट है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। नाउ अगर आप सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन सबको बहुत ध्यान से डीपली अच्छी तरह से पढ़ें। एक एक टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। चाहे कोई एंजाइम है तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस हैं तो उसके अंदर एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए, मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट आप कर रहे हैं, या फिर चाहे आप एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर मैथड्स इन बायोलॉजी वाला चैप्टर है, उसके अंदर जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उनको बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है, आपको मेमोराइज करना होगा एक एक टर्म को, सो दैट आप जो सेक्शन बी है उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। सेक्शन सी सबसे बढ़िया पार्ट आप लोगों के लिए है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और उसका रीज़न क्या है, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 75। सो ये बहुत सारा ऑप्शन आपको दे रहा है, मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। सो इस कंडीशन में यहाँ पर आपके लिए बहुत स्कोप बनता है कि आप इन टोटल 13 यूनिट्स में से कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को प्रिपेयर करें।
सिलेक्टेड यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज 13 यूनिट्स सब के सब अगर हमने पढ़ लिए तो वो एक तरह से मेरे स्टूडेंट्स में जो मैंने देखा एक डिसएडवांटेज की तरफ जाता है। और वो क्यों? बिकॉज अब आपको ये जो 75 क्वेश्चन है सब कुछ आपने पढ़ा है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है और हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ना। इस एग्जाम के अंदर टाइम है जो मेन गेम चेंजर है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया एग्जाम के अंदर तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस हैं हो जाने के। सो नाउ सबके सब 75 क्वेश्चंस आपको आते हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस बेटर होगा जो आपको अगर नहीं आते हैं और उनको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जो बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर से आपको बेस्ट 25 चूज़ करने हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस पेपर का वो यही है। सेक्शन सी के अंदर हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। सो 25 इंटू 4 ये अकेला सेक्शन आपको 100 मार्क्स देके जा रहा है। सेक्शन बी के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सो ये आपको 70 मार्क्स देके जा रहा है। और सेक्शन ए के अंदर भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सो ये आपको 30 मार्क्स देके जा रहा है। सो सेक्शन ए और बी मिला के 100 मार्क्स के और सेक्शन सी अकेला ही 100 मार्क्स का है। सो गाइज अपना सिलेबस अच्छी तरह से पढ़े हो, उसमें से 13 में से कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स आपको करने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी 9 से 10 यूनिट्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह से, इन यूनिट्स के अंदर कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। सो वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन कंप्लीटिंग ऑल द 13 यूनिट्स। सो ये आप लोगों के लिए टाइम सेविंग भी होगा और आराम से आप 9 to 10 यूनिट्स करके भी आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होगा और ये जो 9-10 यूनिट्स हैं इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए वैसे भी बेटर होगा कि आपके ये टॉपिक्स और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएंगे। सो पहली चीज़ है रीड योर सिलेबस। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया तो आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम को डील कर पाना, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली जैसे हम बीएससी एमएससी के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते थे या कभी हमने पहले जो एमसीक्यूज देखे थे उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेक्शन सी स्पेशली आपको फोकस करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके एक प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूर उसके अंदर आ जाए। रिसर्च बेस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए कि रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। बट आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कैसे पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ना। आपको काफ़ी सारी इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी जिसके अंदर यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सो उस तरह की कोई बुक आप परचेज कर लें जिसके अंदर यूनिट वाइज दिया हो। सो जो भी यूनिट आप जिस टाइम कर रहे हैं उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलें, जिससे आप लोगों की वो जो यूनिट है वो और फास्टली प्रिपेयर होगी और आपका जो अप्रोच है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और मुझे किस टॉपिक को किस तरह से समझना है वो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा समझ पाना। एक आपके दिमाग में जो ऑलरेडी पैटर्न है वो फिट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और मुझे उनको कैसे डील करना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक जो भी यूनिट आप कर रहे हैं उसके साथ में ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बिकॉज अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो आप उनको रिलेट कर पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से आइडिया हो। सो सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा बिकॉज स्टार्टिंग से आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन करना शुरू किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। सो कितनी पर्टिकुलर यूनिट्स आपको करनी है वो बहुत सिलेक्टेड आपकी होनी चाहिए। उसके साथ में कितने टाइम में आप कौन सी यूनिट कर लेंगे वो छोटे छोटे टारगेट सेट करें कि कितने दिन में मुझे कौन सी यूनिट कंप्लीट कर लेनी है, सो दैट आपका जो सिलेबस है वो आपका जो एग्ज़ाम टाइम हो जून के लास्ट वीक के अंदर ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो तब तक का जो टाइम है उसके अंदर आपके पास कम से कम 15-20 दिन रिवीजन के लिए कम्प्लीटली टाइम बचना चाहिए। उस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वैसा आपको टाइम मैनेज करना है। और सेकंड टाइम मैनेजमेंट जो मैं कहूँगी, जब आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा हो जाए, जब 6-7 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, तब आप शुरू करें एक और प्रैक्टिस दैट इज़
कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लें, पूरा एक जो जैसे कोई भी एक सेशन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, पूरा का पूरा पेपर, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और 3 घंटे का टाइम सेट करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। ऐसा डेफिनेटली होगा कि बहुत से क्वेश्चंस अभी ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे, बट स्टिल यू कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज आपको वैसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके अंदर से आपको कोशिश ये करनी है कि जो हमें टारगेट दिया गया है उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, कि सेक्शन ए में आपको 15, सेक्शन बी में 35 और सेक्शन सी में 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अब आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, और आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा कि 75 में से 25 क्वेश्चंस मैंने 7 या 8 मिनट करके ही सॉल्व में कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो टाइम 3 घंटे का टाइम है, इसके अंदर बहुत चैलेंजिंग टाइम आप लोगों के लिए होता है कि आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर जो बेस्ट 25 क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर वो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 75। यहाँ पे 50 में से जो बेस्ट 35 आपको आते हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि आपको सभी 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जहाँ जिन ऑप्शंस पे आप श्योर हों उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। या हर एक जो रॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे उसके ऊपर 1/4 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग के अंदर चला जाएगा। सो आपको ट्राई करना है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें आप, और उसके साथ पे वही वाले ऑप्शंस को उतने ही क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें जितने आपको डेफिनेटली पता है कि ये बिल्कुल सही है। जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में काफ़ी सारी नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं। सो होते होते भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो वो चीज़ भी है जो आपको एक तरह से ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आएगा, और आपका जो पर्टिकुलर लॉजिक लगाने का एक कैपेसिटी है कि कितना क्वेश्चन मुझे करना है और कितने क्वेश्चन से मेरा 120 प्लस स्कोर चला जाएगा। सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली एक अपने गोल तक पहुंचाने के अंदर हेल्पफुल होगी। सो इस तरह से आपको 120 प्लस टारगेट करना है, और ये टारगेट पाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नाउ सेक्शन सी अकेला 100 मार्क्स देखे जा रहा है। सो अगर आप पूरा का पूरा सेक्शन सी 25 मार्क्स करके आ जाते हैं, 25 क्वेश्चंस सही करके आ जाते हैं, सो यहाँ पे 100 मार्क्स आपके शॉर्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर डाउटफुल वाली सिचुएशन नहीं रहती है। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको बिल्कुल श्योरली आएगा कि ये तो मुझे आता ही है, या फिर आप कंफ्यूज्ड होंगे तो कंफ्यूज कंडीशन में उसको छोड़ दें, क्योंकि और भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो अगर आप यहाँ से 100 स्कोर कर लेते हैं, या सपोज अगर एक क्वेश्चन कुछ रॉन्ग भी हो जाता है और आप यहाँ पर अगर 95 भी स्कोर कर लेते हैं, तो उसके बाद में ये वाले 100 मार्क्स आपके पास पूरे के पूरे बचे हुए हैं। इसके अंदर से अगर आप 50 भी स्कोर कर लेंगे तो भी जो आपका स्कोर है, अगर इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आप 50 स्कोर कर लेते हैं, तो ये आप लोगों के लिए 120 प्लस से कहीं ऊपर चला जाएगा। सो थोड़ा सा सेफर साइड रहें, बिकॉज कई बार थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। सो उस केस के अंदर आपको चाहिए कि जितना आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जैसे 120 अगर हमारा टारगेट है, तो कोशिश करें कि उससे कुछ 15-20 नंबर ज़्यादा का ही हमें टारगेट करना है, कि उतना स्कोर का मैं क्वेश्चन पेपर्स जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आऊँ। सो उसके बाद में आपका जो टोटल ओवरऑल स्कोर है वो आराम से 120 प्लस चला जाएगा, इवन इफ अगर आपकी थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। सो गाइज ये स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी है। सिलेबस अच्छी तरह से पढ़े, सिलेक्टेड यूनिट्स को पढ़े, PYQ सॉल्व करें कंटिन्यूसली। ये एक स्टेप है जो आपको ज़रूर करते रहना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप अपने गोल को फिक्स रखेंगे, हर टाइम आपके दिमाग में वही टिकटॉक चलता रहेगा कि मुझे डेफिनेटली ये एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। उतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अब जो UGC ने नया नोटिफिकेशन निकाला है, PhD के लिए डायरेक्टली CSIR नेट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। कोई अलग से PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आप लोगों के लिए और भी एक बड़ा एडवांटेज है। सो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे फोकस के साथ पे अच्छे से देना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज देने वाला है।
सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। और गाइज डेली 5 PM हम लोग मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर करवाए जाते हैं। लाइव सेशन होता है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते रहें। थैंक यू।